बिहार के एजुकेशन सिस्टम का एक और बड़ा और कड़वा सच आज सवालों के घेरे में है। क्या कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के नाम पर छात्रों और उनके परिवार की उम्मीदों का कारोबार किया जा रहा है? क्या कोचिंग सेंटर्स के बीच की प्रतिस्पर्धा अब शिक्षा से आगे बढ़कर ताकत, प्रभाव, दबंगई और कानूनी लड़ाइयों तक पहुंच चुकी है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या लाखों छात्रों के भविष्य को लेकर चल रही इस दौड़ में सच कहीं पीछे छूट गया है? पटना से उठी एक विवाद की चिंगारी ने अब पूरे देश में एक नई बहस छेड़ दी है। खान सर एक बार फिर सुर्खियों में हैं क्योंकि वो फ्रॉड साबित हो चुके हैं। उनके खिलाफ दर्ज मामले, कोर्ट में चल रही कानूनी प्रक्रियाएं और हाल के घटनाक्रम ने नई और कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। दूसरी तरफ नीतू मैडम ने भी खान सर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्हें लेकर सार्वजनिक रूप से सवाल उठाए गए और उन्होंने साफ कहा कि फैजल खान एक बहरूपिया है। हालांकि इन आरोपों पर अंतिम फैसला कोर्ट के फैसले पर टिका है। इस बीच बिहार के कोचिंग माफिया को लेकर भी बहस तेज है। क्या छात्रों को सफलता के सपने दिखाकर कोचिंग सेंटर्स के बीच एक अंधी प्रतिस्पर्धा चल रही है? क्या रिजल्ट, रैंक और सिलेक्शन के दावों की स्वतंत्र जांच अब होनी चाहिए? और क्या शिक्षा के नाम पर खड़ा हुआ ये अरबों रुपए का कारोबार अब एक्शन के दायरे में आ चुका है? आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कैसे कोर्ट में खान सर ने किया सरेंडर, कैसे उनके अरबों करोड़ों के कोचिंग माफिया नेटवर्क का हुआ पर्दाफाश। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख और आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी। पटना के सिविल कोर्ट पर आज सभी की नजरें टिकी रही। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज की कोर्ट में लोकप्रिय शिक्षक फैजल खान उर्फ खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर तगड़ी बहस जारी है। पुलिस की पेश की गई अपडेट केस डायरी पर जमकर दोनों वकीलों ने सवाल जवाब किए। खान सर की जमानत और जेल में बंद उनके दोनों बॉडीगार्ड्स की जमानत पर फैसला आना है। इस मामले पर पूरे बिहार सहित देश भर के छात्रों और शिक्षण जगत की नजरें टिकी थी। कोर्ट की लिस्टिंग में खान सर के मामले की आज पहली सुनवाई है। कोर्ट में आज सुबह 10:30 बजे सुनवाई शुरू हुई, बहस जारी है। पटना पुलिस ने कोर्ट में अपडेट केस डायरी पेश की जिसमें खान सर के दोनों बॉडीगार्ड्स प्रदीप कुमार और तलेश्वर सिंह के हथियारों को लेकर महत्वपूर्ण सबूत सामने आए हैं। पुलिस का दावा है कि एक गार्ड का हथियार बिहार में वैध परमिट के बिना था और दूसरे गार्ड के हथियार के इस्तेमाल पर भी गंभीर सवाल खड़े हो गए। पुलिस जांच के मुताबिक 2 जून की रात करीब 10:30 बजे दोनों बॉडीगार्ड्स ने हवा में फायरिंग की, लेकिन ये सेल्फ डिफेंस में नहीं बल्कि दहशत फैलाने के मकसद से की गई थी। पुलिस केस डायरी में दर्ज गार्डों ने खान सर के आदेश पर ही भीड़ को डराने के लिए गोलियां चलाई। सेल्फ डिफेंस का दावा कोर्ट में अब कमजोर पड़ चुका है क्योंकि घटना के वक्त वैंडलिज्म यानी तोड़फोड़ 10:10 पर हुआ था जबकि फायरिंग 20 मिनट के बाद हुई। बॉडीगार्ड्स के हथियार वेरिफिकेशन में अहम खुलासे। पटना पुलिस की जांच में फैजल खान के दोनों बॉडीगार्ड्स के हथियारों के वेरिफिकेशन के दौरान कई अहम जानकारियां सामने आई थी। पुलिस के मुताबिक जिस हथियार से गोली चलाई गई थी वो तालेबर सिंह और जो कासगंज का रहने वाला है, यूपी का है, उसके नाम पर, लेकिन उसके नाम पर जारी हथियार लाइसेंस का परमिट पूरे देश के लिए मान्य नहीं है। आरोप है कि उत्तर प्रदेश में बिहार से हथियार लेकर आना और हथियार लेकर सुरक्षा ड्यूटी के लिए तालेबर सिंह के पास भी कानूनी रूप से उसको वैध नहीं माना जा सकता। फिर वो बिहार में बॉडीगार्ड की नौकरी कर रहा था। पुलिस ने फायरिंग में इस्तेमाल किए गए हथियारों और उनके लाइसेंस की जांच के बाद कई ऐसे बिंदुओं को अपडेट केस डायरी में शामिल किया जिससे फैजल खान की मुश्किलें बढ़ गई। पुलिस के मुताबिक तालेबर सिंह और कानूनी तौर से जो हथियार यूज करना था उसमें भी उसको ये इजाजत नहीं थी और ना ही उसने बिहार पुलिस से इसका वेरिफिकेशन कराया था और ना ही फैजल खान की तरफ से इसका वेरिफिकेशन किया गया था। जांच में यह भी सामने आया कि बिहार में हथियारों के साथ नौकरी करने की जानकारी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन यानी आर्म्स मजिस्ट्रेट या उससे जुड़े थाने को नहीं दी गई थी, जो कानूनी अपराध है। बिना अनुमति के हथियार लेकर बिहार में काम करना कानून के दायरे में जांच का मुद्दा है। खान सर ने तालेबर सिंह को बॉडीगार्ड के तौर पर हायर किया। उन्होंने भी कभी इसका पुलिस वेरिफिकेशन नहीं कराया। अपने साथ अवैध हथियार लेकर घूमते रहे और फायरिंग भी करवा दी, जबकि उन्हें एक रिस्पॉन्सिबल शख्स के होने के चलते कानूनी प्रक्रिया को पूरी तरह से उसका पालन करना चाहिए था। इसी तरीके से दूसरे बॉडीगार्ड प्रदीप कुमार का हथियार मैनपुरी यूपी का है और इस हथियार के वेरिफिकेशन के दौरान पता चला कि ऑल ओवर इंडिया परमिट तो है, लेकिन ये प्रदीप के पिता के मर्डर के बाद सेल्फ डिफेंस के लिए प्रोवाइड किया गया था, जिसका गलत इस्तेमाल इसने सिक्योरिटी एजेंसी के साथ मिलकर निजी फायदे के लिए किया। यह आर्म्स लाइसेंस के मानकों के बिल्कुल विपरीत है।
पुलिस ने इन तमाम बिंदुओं का जिक्र अपनी अपडेट केस डायरी में किया है और इस अपडेट केस डायरी ने ही खान सर की जमानत को लेकर पेच फंसा दिया है। खान सर ने गिरफ्तारी से बचने के लिए दिए करोड़ों रुपए। खान सर और ज्ञानबिंदु के संस्थापक रोशन आनंद के बीच विवाद एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार वजह बना है रोशन आनंद का एक और वायरल वीडियो जिसमें वो अपने खिलाफ बड़ी साजिश होने का दावा करते नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहे इस वीडियो में उन्होंने कई गंभीर बातें कही हैं। हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनके बयान को लेकर एक बहस जरूर छिड़ गई है। फिलहाल ये साफ नहीं हो सका है कि वीडियो किस दिन रिकॉर्ड किया गया था और किस क्लास का है। वीडियो का सेटअप देखकर ऐसा लगता है कि वो छात्रों को पढ़ाने के दौरान ये बातें कह रहे थे और काफी इमोशनल थे। इसी वजह ये वीडियो अब तेजी से चर्चा का विषय बना हुआ है। वायरल वीडियो में क्या बोले रोशन आनंद? वीडियो में रोशन आनंद कहते सुनाई देते हैं कि आपको विश्वास नहीं होगा, हमको बर्बाद करने के लिए करीब 10 करोड़ रुपए खर्च किए गए। आपको जानकर हैरानगी होगी कि सिर्फ थाने में थाना अध्यक्ष को हमको लगता है कि 50 लाख रुपए दिए गए, सिर्फ थाने में। इसके बाद वो कहते हैं कि हम यूं ही नहीं बोल रहे हैं कि हम सिस्टम से हार गए, सारा निर्णय अपने लेते थे, हम ही जेल में बंद थे, कोई और निर्णय लेने वाला नहीं था। अगर कोई निर्णय लेने वाला होता तो हमको नहीं लगता कि इतना कुछ होता। नए खुलासे से फंसे फैजल खान। रोशन आनंद ये भी कहते हैं, खैर अब जो हो गया क्या ही बोले, झूठ, फरेब, षड्यंत्र इस युग में जितना कर सकते हैं उतना अच्छे से सरवाइव कर पाएगा। मेरे जैसा सीधा साधा और शरीफ बनकर रहेंगे तो बर्बाद ही होइएगा। उन्होंने पूरे बयान में किसी शख्स का नाम तो नहीं लिया। हालांकि उनके बयान और मौजूदा विवाद को देखते हुए सोशल मीडिया पर यह साफ है कि यह सब फैजल खान यानी खान सर की तरफ इशारा है। अब तक ये पुष्टि नहीं हो सकी वायरल वीडियो किस तारीख का है और किस क्लास के दौरान रोशन आनंद ने इसे रिकॉर्ड किया। वीडियो में साफ दिख रहा है कि माहौल और सेटअप को देखकर वो इतना अनुमान तो लगाया जा रहा है कि रोशन आनंद उस वक्त छात्रों को पढ़ा रहे थे और काफी इमोशनल थे। इसकी स्वतंत्र जांच भी होगी। कैसे शुरू हुआ पूरा विवाद? खान सर और ज्ञानबिंदु के संस्थापक रोशन आनंद के बीच विवाद जून 2026 की शुरुआत में उस वक्त चर्चा में आया जब पटना में खान ग्लोबल स्टडीज के बाहर दोनों समर्थक आपस में भिड़ गए, यानी कि मारपीट हो गई। इस दौरान पत्थरबाजी, हंगामे से बवाल मच गया। मामले में पुलिस ने रोशन आनंद समेत कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में घटना के दौरान खान सर के बॉडीगार्ड्स की तरफ से फायरिंग का वीडियो भी सामने आया, जिसके बाद पुलिस ने दोनों बॉडीगार्ड्स को गिरफ्तार किया। खान सर के खिलाफ भी कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया। वहीं अदालत से उन्हें गिरफ्तारी की अंतरिम जमानत जो थी वो राहत मिली। रोशन आनंद की न्यायिक हिरासत में रहने के दौरान उनके छोटे भाई प्रिंस यादव, जो कि इस मामले में नामजद आरोपियों में शामिल थे, नेपाल के विराट नगर के एक होटल में वो मृत पाए गए। इसके बाद अदालत से जमानत मिलने पर जेल से बाहर आए रोशन आनंद ने बाकायदा मीडिया के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खान सर उर्फ फैजल खान पर अपने भाई का मर्डर करवाने का आरोप लगाया। उन्होंने ये भी दावा किया कि जेल के भीतर उन पर समझौते का दबाव डाला गया था। दूसरी तरफ खान सर ने इन आरोपों पर सार्वजनिक रूप से अपनी किसी भूमिका से इनकार कर दिया। उन्होंने सभी आरोपों को खारिज किया। नेपाल पुलिस की शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किसी बाहरी हमले के सबूत नहीं मिलने की बात भी कही गई थी। हालांकि फॉरेंसिक जांच की प्रक्रिया अभी जारी है। इस पूरे मामले में अब तक किसी अदालत या जांच एजेंसी ने खान सर के खिलाफ मर्डर के आरोपों की पुष्टि तो नहीं की है, लेकिन जिस तरह से बाद में जब रोशन आनंद जेल से बाहर आए और एक के बाद एक उन्होंने जो खुलासे किए हैं, उससे आज जो जमानत पर सुनवाई हो रही है और सिविल कोर्ट में आज जो गर्मा गर्म बहस हो रही है और जज जो केस डायरी में जो तथ्य पुलिस के द्वारा पेश किए गए हैं उसको लेकर भी बहस जारी है। ऐसे में लग रहा है कि खान सर के पास अब सिर्फ सरेंडर करने का ही एक विकल्प मौजूद है। क्या अब उनकी गिरफ्तारी होती है या फिर उनके खिलाफ नए मामले आते हैं या फिर उन्हें अदालत से कोई फौरी राहत मिलती है, ये देखना होगा। लेकिन फैसला आना बाकी है। अब देखना यह है कि जज साहब क्या फैसला देते हैं। तो इसी के साथ स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।